लेकिन इस बीच अगर महाराष्ट्र के नहीं रुझानों को अगर तोड़ के देखा जाए तो बीजेपी 105 पे और शिवसेना जो है 75 सीटों पर आगे चल रही है। ये अपने आप में विनू जी बहुत कुछ कह रहा है। जो शिवसेना के हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं कि आपको कम सीटें मिल रही हैं, उसमें भी अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बीजेपी जो अपने दम पर बहुमत का दावा कर रही थी वो आज बहुत 105 सीटों पर है, तो इट सेज अ लॉट। अगर स्ट्राइक रेट बेटर शिवसेना की होती है तो जरूर मैं मानता हूँ उनकी थोड़ी बार्गेनिंग जो है वो बेटर होगी डेफिनेटली। मगर मैं हरियाणा में मैं विनोद से बात कर रहा था, अभी 39 दिखा रहा है बीजेपी जी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी 5-6 सीटों से अगर नीचे रहती बहुमत से तो किंग मेकर चौटाला नहीं होंगे, दुष्यंत चौटाला, किंग मेकर अदर्स हो जाएंगे। हो सकता है कि वो कांग्रेस कर्नाटक में जो हुआ था और कांग्रेस अगर चौटाला अगर बहुमत से आगे तो कांग्रेस शायद प्रोजेक्ट कर दे इसको सीएम, फिर अदर्स किंग मेकर हो जाते हैं, ये चौटाला किंग बन जाएंगे फिर तो। बिल्कुल, लेकिन अभी युवा उम्मीदवारों की बात पिनाज कर रही थी वेणु सर, एक चीज मैं आपसे युवा वोटर की भी समझना चाहूंगा। हरियाणा में तकरीबन 2.25 करोड़ कुल मतदाता हैं, जिसमें से 44 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के आसपास है, यानी कि हर 4 में से 1 वोटर युवा है। क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी के नंबर बढ़ते हैं, घटते हैं, कांग्रेस के नंबर बढ़ते हैं, तो वो जो युवाओं के मुद्दे होते हैं, रोजगार, इस तरीके के अवसर, वो कहीं मतदाताओं के जहन में रहें क्या वोट डालते वक्त? देखिए, अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट जो सर्वे आया था जिसको बीजेपी ने सरकार ने इलेक्शन से पहले नकारा था, इलेक्शन के बाद उसको जारी किया, वो ये दिखाता है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है जो 18 से जो 30 साल वो 18-20% है। और हरियाणा में बहुत ज्यादा है। आपकी फैक्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे ज्यादा हरियाणा में है। और हरियाणा में मेरे को लगता है कि करीब 24-25% होगा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। और सारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो ध्वस्त है सब हरियाणा में है। तो मुझे तो हैरानी हो रही है कि ऑपोजिशन ने इसको इश्यू बनाया नहीं। और अगर इस वक्त अगर जिस तरह रुझान आ रहे हैं, अगर बीजेपी मेजॉरिटी से कम होती है तो हो सकता है यूथ वोट जैसे आप बता रहे हैं जी, उसका आंकलन करना पड़ेगा उन्होंने किसको वोट दिया है, कि बीजेपी को पहले कितने गए थे और आप कितने जा रहे हैं। जी विनोद शर्मा जी, अगर बात करें रैलियों की यहाँ पर, तो अभी मैं एक रैलियों का डाटा निकाल रही थी। 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनसभाओं को संबोधित किया। गृह मंत्री ने 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच हरियाणा में 14 जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने सिर्फ 2 को संबोधित किया। मनोहर लाल खट्टर ने 62 जनसभाएं जो अपनी पूरी यात्रा में की हैं। तो अब जैसे हम पहले रैलियों को जीत से जोड़ते थे, क्या रैलियों को हार से जोड़ने का? नहीं, मैं समझता हूँ सही आकलन नहीं होगा। हर नेता कोशिश करता है और खासकर जो प्रांत के नेता होते हैं वो तो ज्यादा कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अभी कैंपेन पूरा हुआ उसमें राहुल गांधी की जो योगदान थी वो बड़ी लिमिटेड थी, गांधी परिवार की बड़ी लिमिटेड थी। और उस हद तक मैं एग्री करता हूं दूसरे पैनलिस्ट से कि ये इस जीत का श्रेय, जीत नहीं मतलब जो इम्प्रूवमेंट हुआ है पार्टी की स्थिति में, उसका श्रेय जो उनकी लोकल लीडरशिप को जाता है। और रही बात कि क्या मुद्दे थे, तो स्पष्ट है जो वो क्लेम कर रहे हैं हुड्डा साहब के कैंप के लोग, अभी उनको मैसेजेस भी मुझे आए हैं कुछ उनके, कि देहातों में उन्होंने अच्छा किया है। यूथ जो था वो नाराज था बीजेपी के साथ, और महिलाओं ने निकल के वोट बीजेपी के लिए नहीं डाला, ये उनका आकलन है। जहां तक जाटों के वोट की बात है, जाट का वोट क्वाइट क्लियरली डिवाइडेड था। और अगर ये डिवीजन नहीं होता जाट वोट में, और वो जो दलित भी जोड़ा उन्होंने कि दलित वोट भी हमको मिला है, वो हो सकता है कि कुमारी शैलजा के व्यक्तित्व के कारण मिला हो, वो स्वयं दलित समाज से हैं और अभी नियुक्त हुई हैं, और हालांकि उनके जो प्रेडिसेसर थे वो भी दलित थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुल मिलाकर ये जो 29 का आंकड़ा है ये कांग्रेस के लिए प्रोत्साहन देने वाला आंकड़ा है, और जो 40 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी का, अगर ये ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है, तो वो विचार करने योग्य है। उनको राहुल जी, इसी बात को मैं राहुल जी से भी एक बार इस पे एक टिप्पणी ले लें छोटी सी। राहुल जी के जैसा कि सर ने कहा कि विचार करने योग्य है, आगे बिहार और दिल्ली की लड़ाई है जो और ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर तो आपके लिए चीजें फिर भी कहा जा रहा था कि आसान है, बिहार और दिल्ली उतना आसान नहीं होगा। तो क्या अब राष्ट्रवाद, कश्मीर, पाकिस्तान, इससे आगे सोचने की जरूरत बीजेपी को आ गई है? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि अगर हरियाणा में स्थिति ऐसी ही रहती है और सरकार कांग्रेस बनाए या ना बनाए, सरकार ये बना ले, फिर भी जो कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन है उससे वो उसको एक चेतावनी के रूप में बीजेपी को लेना चाहिए पूरे देश के सिलसिले में। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि 5 साल सरकार में रहने के फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है।
तो अब नई अपेक्षाएं लोगों की हो जाती हैं, लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा ठोस हो जाती हैं, तो राष्ट्रवाद अपनी जगह महत्वपूर्ण रहेगा। पाकिस्तान, पुलवामा स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब रहेंगे, लेकिन ये उतने ज़्यादा नए और प्रभावशाली नहीं रहेंगे मुद्दों के रूप में जितने फिर स्थानीय स्थितियाँ, स्थानीय लोगों का अपना अनुभव जीवन का, उनको कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं, वो महसूस क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर फिर उनमें एक होड़ होगी। राहुल सर, नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नुपुर जी, 2014 में जिस तरीके के नतीजे थे भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों राज्यों में, उसके अपेक्षाकृत 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको थोड़ा सा सोचने को मजबूर कर रहे हैं। 6 साल के केंद्रीय नेतृत्व की सरकार के बाद जो बात यहां पर राहुल सर कह रहे हैं, क्या अब नए सिरे से मुद्दों को सोचने की जरूरत है बीजेपी के लिए? देखिए, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी, कृपया करके मुझे समय दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि राज्य के चुनाव के मुद्दे थोड़े से ऐड ऑन हो जाते हैं। नेशनल नैरेटिव रहता है, लेकिन जब राज्य के चुनाव होते हैं तो उसके मुद्दे थोड़े अलग भी होते हैं और थोड़े एडिशनल भी होते हैं। रही बात राष्ट्रवाद और पाकिस्तान की, अगर ये बात होती तो शायद 2019 वाला चुनाव नहीं जीतते। कृपया करके राष्ट्रवाद को गाली ना समझिए, देश की अखंडता को गाली ना समझिए, देश के जवानों को की सुरक्षा के लिए अगर कोई पार्टी कार्य करना चाह रही है, सरकार कार्य करना चाह रही है, उसको गाली ना समझिए। ये मुद्दे हमेशा रहेंगे। रही बात महाराष्ट्र और हरियाणा, आपको ऐसा क्यों लगता है अगर कोई दूसरा मुद्दा उठाने की बात करता है तो राष्ट्रवाद को गाली देता है? रोटी, कपड़ा, मकान और अर्थव्यवस्था की बात करना राष्ट्रवाद को गाली देना है? इसको ऐसे भी इंटरप्रेट मत कीजिए नुपुर जी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कृपया करके मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के प्लीज पेश मत कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, समझिए मैं क्या कह रही हूँ। मैंने ये कहा कि आपको लगता है कि मुद्दे बदलने पड़ेंगे। आई एम सॉरी, इतना कोई बुरा मुद्दा नहीं है। 370 का एब्रोगेशन क्या हूँ उसे बिल्कुल दरकिनार कर देंगे। देश की अखंडता और जवानों की सुरक्षा इतने बुरे मुद्दे नहीं है कि हम उसे बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी हमारे साथ, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात जी, जो अभी अगर इन रुझानों को, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। अगर इन रुझानों को सत्य भी मान लूं मैं और आप भी मान ले, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो हमारी ही है। ऐसा तो है नहीं कि हम हार रहे हैं। और अभी तो मैंने आपको बताया 15 राउंड बाकी हरियाणा में, महाराष्ट्र में 17 राउंड बाकी है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, देखिए हरियाणा ट्रेडिशनली कभी भी बीजेपी का बैस्टियन नहीं था। पहली बार सरकार हमने वहां पे 2014 में बनाई, और अगर उसके बावजूद, और अगर आप एंटी इनकम्बेंसी को भी फैक्टर मानना चाहते हो और आपको समझता है कि हमारे मुद्दे भी गलत है, उसके बावजूद अगर अभी भी हम सिर्फ रुझानों के हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हम तो हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हार में भी और जीत में भी। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन किसको करने की जरूरत है? मुझे बहुमत से ज्यादा के टारगेट रखती है, इसीलिए आपकी यार्डस्टिक ऊंची हो जाती है, इसलिए सवाल थोड़े ऐसे हो जाते हैं। नहीं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप हैं, बात तो तार्किक कोई दो राय नहीं। समझाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, देखिए मैं, हम हमेशा रखेंगे जी। हम चुनावी मैदान में चुनाव जीतने निकलते हैं। टारगेट रखने में कोई बुरी बात नहीं। सुन लेते हैं जरा विनोद जी, बिकॉज़ वो हमारा लक्ष्य होता है और हमारी मेहनत उसकी। नुपुर जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं। विनोद सर, देखिए ऐसा है कि बड़ी इज्जत से, बहुत रिगार्ड से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन को, अगर जॉबलेसनेस को राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग कर कोई भी दल देखता है तो बड़ी महत्वपूर्ण गलती कर रहा है। इकोनॉमिक वेलबींग किसी भी देश का उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है। अगर आज के दिन देशों में, विभिन्न दुनिया में हमारी इज्जत क्यों है? क्योंकि हम एक स्ट्रांग इकोनॉमी की तरह दिखते थे, एक बड़ी मिलिट्री पावर की तरह नहीं, एक स्ट्रांग इकोनॉमी की तरह। और बहुत बार हमारे विरोधियों ने, जिनको हमने यूनाइटेड स्टेट्स में हराया, यूनाइटेड स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन में हराया, पाकिस्तानी डिप्लोमेट, वो पलट के कहते थे इट इज़ नॉट योर विक्ट्री, इट इज़ द विक्ट्री ऑफ योर मार्केट। तो हमारी जो मार्केट है वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और उसको मजबूत रखना ज़रूरी है। और हम उसी की तरफ तवज्जो भारतीय जनता पार्टी की और सत्तारूढ़ दलों की दिलवा रहे हैं। ठीक है, ये हम कोई ये नहीं कह रहे कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीयता और अर्थव्यवस्था साथ साथ ही चलेंगे तभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर समर्थन हासिल होता है देशों का। इसको भी नकारा नहीं जा सकता। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। हमारा विश्लेषण, ये चर्चा लगातार वरिष्ठ पैनल के साथ जारी है। तुरंत हाजिर।